guys, welcome to my YouTube channel Passionate Learner and I am Shruti and today we will learn about the individual differences. आज हम individual differences के बारे में पढ़ेंगे, उसके types पढ़ेंगे, characteristics पढ़ेंगे, causes पढ़ेंगे और educational implication पढ़ेंगे. So let's get started. Individual differences क्या होते हैं? The differences that are present in an individual itself is called as individual differences. अब हर एक जो इंसान है, हर एक पर्सन जो है वो डिफरेंट होता है. किसके बेसिस पे वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है. और हर एक इंसान, इवन द ट्विन्स आर नॉट सेम, ठीक है. इवन सिबलिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल इटसेल्फ is called as individual differences. Individual differences क्या होता है? The differences present in a individuals, जो हर एक इंसान जो है एक दूसरे से अलग होता है. अब हम जानेंगे कि किस बेसिस पे वो अलग होता है, क्या क्या चीजें हैं जो हर एक इंसान को अलग करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आता है फिजिकल अपीयरेंस. अब हर एक की फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं होती है, ठीक है. ये हमें पता है कि हर एक की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम नहीं होती. पर अगर आप बोलोगे कि हाँ ट्विन्स की तो सेम होती है, पर उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि वो भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. जैसे हो सकता है कि सपोज ट्विन्स में एक गर्ल है या बॉय है, सपोज दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स हैं, तो वो दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. किसके बेसिस पे? हो सकता है कि किसी एक का मेंटल एप्टीट्यूड ज्यादा हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा हो, किसी के इंटरेस्ट, ठीक है, किसी की ऑब्जर्वेशन पावर डिफरेंट हो. तो हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी बेसिस पे डिफरेंट होता है और यही आज का टॉपिक है, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है. तो ये हमें पता चल गया कि फिजिकल अपीयरेंस सबकी सेम नहीं होती और ये भी एक बेस है इंडिविजुअल डिफरेंस का, ठीक है. तो नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट. अब हर एक जो है उसका आईक्यू लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. हो सकता है किसी का 90 आईक्यू और किसी का 140 हो सकता है किसी का 130 हो, किसी का 110 हो, ठीक है. तो हर एक का इंटेलिजेंस और आईक्यू वी कैन से वो डिफरेंट होता है, ठीक है. और हर एक के इंटरेस्ट जो है वो वेरी करते हैं. हर एक के क्या करता है, इंटरेस्ट जो है वो वेरी करते हैं. तो इसी से क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं. तो नेक्स्ट इज इमोशंस. अब हर एक पर्सन है वो इमोशनल जो है वेरी करता है. जैसे कोई ज्यादा इमोशनल होगा, कोई कम इमोशनल होगा, कोई चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकल वे से देखेगा, कोई कुछ ज्यादा ही इमोशनल होगा, वो ज्यादा ही इमोशन से फैसले लेगा या डिसीजन मेकिंग जो है उसकी इमोशंस जो है वो उसको अफेक्ट करे उसकी डिसीजन मेकिंग को. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है. तो इमोशन, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हो सकता है कोई, ये टेम्परामेंटल जो है डिफरेंसेस ये जेनेटिक भी हो सकता है क्योंकि जेनेटिक मतलब दैट इज हेरिडिटरी मतलब जो करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है. नेक्स्ट इज टेम्परामेंटल डिफरेंसेस मतलब कोई ज्यादा गुस्से वाला होगा, कोई कम गुस्से वाला होगा, ठीक है. तो ये चीजें आ गई टेम्परामेंटल डिफरेंसेस. देन एबिलिटीज. अब किसी एक की एबिलिटी मतलब क्षमता, है ना. तो एबिलिटी किसी की कुछ एबिलिटी होती है, किसी की डिफरेंट होती है. तो हर एक की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज कंट्री ऑफ ओरिजिन. अब जरूरी नहीं है हम इंडिया में ही पैदा हो, हम कहीं और भी पैदा हो सकते हैं. तो कंट्री ऑफ ओरिजिन से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि अगर सपोज करो हमारी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के लोग पीस लविंग होते हैं, ठीक है. बट अगर हम अमेरिका में पैदा हुए तो अमेरिका के लोग कैसे होते हैं, थोड़े ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है. तो ये जो इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं और वो पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन. ये वही बात आ गई कि अगर हम सपोज करो इंडिया से हैं या कहीं और से, अगर इंडिया की बात करें, अगर हम सपोज हिमाचल से हैं तो हमारा अलग होगा, पर्सनालिटी अलग होगी. और अगर हम पंजाब से हैं तो अलग होगी, हरियाणा से अलग होगी, चंडीगढ़ से अलग होगी. तो ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. नेक्स्ट इज सोशल बैकग्राउंड.
अब हर एक की सोशल बैकग्राउंड जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड में क्या होता है कि वो ज्यादा सोशल है या नहीं है। कोई कोई जो है वो इंट्रोवर्ट होता है, कोई जो है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है और वो अफेक्ट भी करता है उनकी पर्सनैलिटी पे, और इसकी वजह से फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर, रेस, एथनिसिटी एंड सो ऑन। तो सो ऑन इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, ठीक है। तो कल्चर भी एक फैक्टर है, एक बेस है जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। कल्चर से कैसे होते हैं, क्योंकि अब किसी का कल्चर डिफरेंट कल्चर है। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं प्रेजेंट, ठीक है, और हर एक कल्चर का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो कल्चर से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल और मेंटली मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि हर एक का मेंटल लेवल सेम नहीं होता। मेंटल हम कोग्निटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हम बोल सकते हैं, और अगर हमने प्रोफेशनल टर्म यूज करनी है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल हर एक की बायोलॉजिकल जो स्टेटस है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। Next is, so all the individuals are different from each other and it is said to be dissimilarity is the principle of nature. Yes, it is true that dissimilarity is the principle of nature. कि हर कोई सिमिलर नहीं होता और डिसिमिलैरिटी ही प्रकृति का नेचर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सर फ्रांसिस गेल्टन इन 1869, अब सर फ्रांसिस गेल्टन जो है इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी बुक हेरेडिटरी जीनियस, किस बुक में, ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। इन हेरेडिटरी जीनियस में इन्होंने फर्स्ट टाइम बात करी थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। किसके बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। और किसने की थी, सर फ्रांसिस गेल्टन ने। और कब की थी, इन 1869, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम तीन डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑसबॉर्न की, कार्टर बी गुड की और स्किनर की। तो ऑसबॉर्न ने क्या बोला है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज डिसिमिलैरिटी बिटवीन दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, अगर हम बात करें तो कि क्या है, डिसिमिलैरिटी है, हर एक कोई सिमिलर नहीं हो सकता, है ना। तो डिसिमिलैरिटी है बिटवीन दैट डिस्टिंग्विश, इसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इसका आ गया। नेक्स्ट इज स्किनर। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। यस, क्योंकि पर्सनैलिटी को अब हम अगर हमने पर्सनैलिटी को किसी को देखना है तो ये एक मेजरेबल एस्पेक्ट है। क्या मेजरेबल एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टर बी गुड, द वेरिएशन और डेविएशन, जो वेरिएशन होती है और डेविएशन होती है अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, इन रिगार्ड टू सिंगल करेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। अब वेरिएशन मतलब बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं इन अ सिंगल इंडिविजुअल और अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं और उसका बेस क्या होता है, ठीक है। क्विक रिकैप ले लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो डिफरेंसेस प्रेजेंट इन इंडिविजुअल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। और वो कौन से बेसिस पे होते हैं, लाइक it is based on a differences present in an individual. We all are different on a basis of, हम सभी एक दूसरे से different हैं on the basis of physical appearance, intelligence, aptitude, interest, emotion, temperamental differences, abilities, country of origin, particular geographical location, social background, cultural, race, ethnicity and so on. तो हम इन सब चीजों से, ये बेस है जिसकी वजह से we all are different, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टू।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या पढ़ेंगे अब हम टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्वायर का मतलब होता है कि जो हम एक्वायर करते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, ठीक है। एक्वायर मतलब कोई अगर ऐसा करेक्टरिस्टिक है या ट्रेट है वी कैन से, तो अगर वो हम अपने आसपास की सराउंडिंग से एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं, तो दैट मीन्स कि एक्वायर्ड करेक्टर है वो। और इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है करेक्टर्स ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और वी कैन से चाइल्ड, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी और वी कैन से जेनेटिक, ठीक है। तो ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं और वी कैन से इनहेरिटेड फैक्टर्स और ट्रेट्स। तो नेक्स्ट इज, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक्वायर पढ़ेंगे देन इनहेरिटेड पढ़ेंगे। तो एक्वायर करेक्टर में सबसे पहला है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो एक्चुअल में कैसा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं कि एक क्लास है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड होते हैं। टाइप्स इन द सेंस कि गिफ्टेड वन, क्रिएटिव वन, डेलिक्वेंट वन और मेंटली रिटार्डेड वी कैन से, और स्लो लर्नर, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड होते हैं। बट अगर हम जो सपोज करो गिफ्टेड चाइल्ड है, उसको वो गिफ्टेड क्यों है, क्योंकि एक तो वो अपना रेगुलर होमवर्क कर रहा है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, ठीक है। फीडबैक वो अच्छा दे रहा है टीचर्स को, और तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो गिफ्टेड है, ठीक है। अच्छे से वो लर्न करता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, वो क्यूरियस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल अच्छी है। तो बहुत सारी तरह से वो गिफ्टेड है, ठीक है। पर अगर हम उस गिफ्टेड चाइल्ड को एक पॉजिटिव, ऑलवेज अगर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो गिफ्टेड रहेगा। अगर उसको हम नेगेटिव एनवायरनमेंट दे दे तो उसके ग्रेड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि पर्सन जो है वो कैसा होगा, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका ऑल ओवर कैसा होगा, ठीक है। तो ये यहां से हमें समझ आ जाता है कि एनवायरनमेंट जो है, और एनवायरनमेंट जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट, अब जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोशल डिफरेंसेस होते हैं। सपोज करो कि कोई एक बच्चा है जो मतलब सभी की रिस्पेक्ट कर रहा है और एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, मॉरल प्रिंसिपल्स उसमें अच्छे से डेवलप है, अच्छे से वो ट्रीट करता है बड़ों को, ठीक है। पर एक बच्चा है जो कुछ नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, तो वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। सोशल, आपका वे ऑफ कंडक्ट कैसा है, आप किसी के साथ कैसे बोल रहे हो, तो उसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस में क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस जैसे हर एक का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है, और हर एक कल्चर की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, तो उनकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कल्चर। नेक्स्ट इज एजुकेशनल। अब एजुकेशन डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया है, या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और कोई नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉर्मल कॉलेज अच्छा नहीं होता, पर डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो वैसे वो बच्चे पे डिपेंड करता है एक तरह से, और उसके आसपास के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एजुकेशन पे डिफरेंसेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो और उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, उसका वे ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा हो, और हो सकता है कि कोई नॉर्मल उसमें भी पढ़ के, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल उसमें भी पढ़ के उसका भी अच्छा हो, पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, और उस थोड़े से वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल डिफरेंसेस जो है वो भी एक्वायर्ड है। अब रेथस ने एक बात बोली थी कि इमोशन कलर्स आर लाइफ्स। अब इमोशन कैसे होते हैं, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, अब जैसे लव, एंगर,
इमोशंस बता रही हूँ कि इमोशंस कैसे कैसे होते हैं, लव, एंगर, फियर, प्राइड, ठीक है, शेम, ये सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब बोर्डम और शेम नेगेटिव इमोशन है, लव जो है वो पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। तो इमोशन से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल कैसा है? लर्निंग स्टाइल, अब किसी को विजुअल, ऑडिटरी और एक्टिविटी। विजुअल मतलब किसी को देख के अच्छे से समझ आता है, ऑडिटरी मतलब किसी को लेक्चर मेथड से ही समझ आ जाएगा, ठीक है, और किसी को एक्टिविटी मेथड से समझ आता है। एक्टिविटी मेथड मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, अगर वो खुद करेगा तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स जो है वो एक्वायर्ड इसलिए हैं कि हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने मतलब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट उसका जो चाइल्ड है उसने सपोज करो कि स्विमिंग में कुछ स्विमिंग सीख ली सपोज, तो स्विमिंग सीखना उसकी अचीवमेंट है, ठीक है, स्विमिंग सीखना अचीवमेंट है। सपोज वो जिम्नास्टिक में अच्छा है, या डांस सीख लिया, या सिंगिंग कर ली, तो वो उन चीजों में अच्छा है, उसने वो अचीव किया है, ठीक है। तो ये आ गई अचीवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो एक्वायर्ड है, वो इसलिए एक्वायर्ड है क्योंकि अगर सपोज करो कि पेरेंट्स इंडियन हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बेबी होता है तो वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं सपोज, तो अमेरिका में जैसी लैंग्वेज बोली जाएगी बच्चा तो वही सीखेगा, और बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होगी रादर देन पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की अच्छी पहले से ही होगी, मतलब उनको नॉलेज होगा, तब तो वो इजीली अडेप्ट हो जाएंगे, पर अगर उनको नहीं आती होगी तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट बच्चा जो है वो जल्दी सीख जाएगा क्योंकि उसका एनवायरमेंट ही वैसा होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका आ गया। तो ये हो गए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड वन। इनहेरिटेड मतलब जो जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। अब इसमें आ जाता है फिजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि अब हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो जेनेटिक मेकअप के थ्रू डिजाइन होता है, ठीक है। हम कैसे होंगे, अब कोई थोड़ा खाने से भी बहुत मोटा हो जाता है, कोई कम वैसे तो डिसीजेस भी होती है पीसीओडी वगैरह, पर कोई थोड़ा खाने से ज्यादा मोटा हो जाता है, और कोई बहुत ज्यादा खाता है वो फिर भी नहीं होता, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं? जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं वो, ठीक है, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। और फिजिकल मतलब जैसे सेक्स, हाइट, वेट, कलर, स्ट्रेंथ, तो ये सारे जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, ठीक है। आपका हाइट कितना होगा, वेट कितना होगा, सेक्स क्या होगा बच्चे का, बॉय होगा या गर्ल होगा, अब ठीक है। 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और 23rd जो है वो डिसाइड करता है कि वो बॉय होगा या गर्ल, ठीक है। वैसे तो ये मैटर ऑफ चांस है कि किससे स्पर्म और एग की जब फर्टिलाइजेशन के टाइम किसके थ्रू वो मिल रहे हैं, तो क्या डेवलप हो रहा है, वो तो मैटर ऑफ चांस है, पर ऐसे बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। अब आपका आईक्यू लेवल कैसा है, वो भी इनहेरिटेड है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी आगे इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि उसको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, ये भी डिपेंड करता है, पर ऐसा देखा जाता है नॉर्मली कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। और टेम्परामेंटल डिफरेंसेस मतलब टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि सपोज करो कोई सिचुएशन दे दी आपको, और उस सिचुएशन को अलग अलग बच्चे, एक क्लासरूम है सपोज, ठीक है, टीचर ने एक सिचुएशन दी और हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन पे, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि उसके टेम्परामेंटल डिफरेंसेस कैसे, कुछ जो है वो इरिटेट हो जाएंगे, कुछ जो है वो एंग्री हो जाएंगे, कुछ जो है वो उसको अच्छे से लेंगे, और कुछ उसमें से अंडरस्टैंड करके लर्न करेंगे कि उसने उससे क्या सीखा, ठीक है। तो हर एक का नेचर अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से भी टेम्परामेंटल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। सपोज करो कि किसी टीचर ने स्कोल्ड किया,
किसी बच्चे को डांटा, तो उस सपोज 2 बच्चों को डांटा, उनमें से एक ने क्या किया, वो एंग्री हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा नेक्स्ट डे स्कूल, और दूसरे बच्चे ने क्या किया, रेगुलर होमवर्क स्टार्ट किया। उसने बोला खुद से कि नहीं मैं रेगुलर पढ़ूंगा, रेगुलर होमवर्क करूंगा। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं नेचर में, डिफरेंसेस हैं, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल्स में, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। और नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन एबिलिटी। अब डिफरेंसेस इन एबिलिटी मतलब क्या होती है, क्षमता, ठीक है। तो हर एक की एबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कोई हो सकता है स्विमिंग अच्छा करता हो, कोई डांस अच्छा करता हो, कोई सिंग अच्छा करता हो, कोई जिम्नास्टिक में अच्छा हो, ठीक है। तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। और नेक्स्ट आ गया, लास्ट है ये पर्सनैलिटी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में क्या है कि पर्सनैलिटी भी एक फैक्टर है। हमने पिछले में अभी एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि मेजरेबल एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये भी इनहेरिटेड है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। और पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो पर्सोना से आया है। किससे आया है, पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क, ठीक है। और पर्सनैलिटी कैसी होगी इंसान की, पर्सन की, वो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि कोई बंदा जैसा होगा वैसे ही उसकी, जैसा उसका सराउंडिंग होगा वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो ये चीज इसमें आ गई। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। Now we will learn the characteristics of individual differences. The first characteristic is variation. तो वेरिएशन कैसे काम करता है इसमें हम देखेंगे कि वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज इन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। अब सपोज एक ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप क्या, अगर हम पूरे अपने आसपास देखेंगे या पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होंगी, ठीक है। हो सकता है कोई एक सिंगिंग में अच्छा हो, कोई एक स्पीच एक्सप्रेशन में अच्छा हो, कोई किसी की राइटिंग स्किल अच्छी हो, किसी की स्पीकिंग स्किल अच्छी हो, किसी की जिम्नास्टिक कोई अच्छा करता हो, कोई डांस अच्छा करता हो, है ना। तो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि इफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज मेजर्ड ऑन एनी वन क्वालिटी देन वेरी फ्यू पीपल विल हैव दैट क्वालिटी। इट मीन्स कि अगर हम एक क्वालिटी से, सपोज करो कि हमने कोई एक क्वालिटी सेलेक्ट कर ली, सपोज डांस सेलेक्ट कर लिया कि डांस कौन अच्छा करता है, तो अगर हम उसको एक ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं कि कौन अच्छा डांस करता है, तो उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो वो अच्छा डांस करने वाले होंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है नॉर्मेलिटी कि इफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम एक ग्रुप को मेजर करें, सपोज करो कि हम आईक्यू टेस्ट की बात करें, अगर हम एक क्लास में हम स्टडी करें कि किसका आईक्यू ज़्यादा है, तो उसमें कुछ गिफ्टेड भी होंगे, कुछ क्रिएटिव भी होंगे, कुछ स्लो लर्नर होंगे, कुछ मेंटली रिटार्डेड होंगे, कुछ इडियट होंगे। इडियट इन द सेंस कि जिनका आईक्यू बिलो 20 है, ठीक है। तो ये आ जाता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। अब डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग में क्या होगा कि हर एक का लर्निंग रेट जो है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी को एक ही बारी में लर्न हो जाए, किसी को बार बार लिख लिख के लर्न करना पड़े, हो सकता है किसी को सुनते ही लर्न हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग होता है, उससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, जैसे कि हम क्लास में भी देख सकते हैं। वही एग्जाम्पल आ जाएगा इसका कि गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो गिफ्टेड जो है, गिफ्टेड और क्रिएटिव क्या होंगे, वो जल्दी सीख लेंगे, जल्दी ग्रास्प कर लेंगे, और जो स्लो लर्नर होंगे वो क्या धीरे 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 करके लर्न करेंगे, और उसको फिर होमवर्क भी उसी के हिसाब से देना चाहिए टीचर को कि अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू एज लेवल ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। अब डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आगे बढ़ाऊंगी आपको। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि ग्रोथ का क्या मतलब है कि डिफरेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी वेरीज। अब इसका क्या मतलब है कि डिफरेंस
होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। ये तो हमने पढ़ा था, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जैसे कि सेक्स, हाइट, वेट, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ हेयर, है ना, एक्सेट्रा। और मैच्योरिटी वेरीज, अब कोई इंसान जल्दी मैच्योर हो जाता है। अगर हम देखें कि सेम एज के भी देखें, तो अगर हम सपोज करो 3 स्टूडेंट्स ले ले सेम एज के, तो उसमें भी क्या होगा, कोई ज्यादा मैच्योर होगा, कोई कम मैच्योर होगा, कोई बाद में मैच्योर होगा, कोई पहले ही मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बोला कि डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, हर एक का ग्रोथ का रेट भी डिफरेंट होता है, उसकी वजह से भी क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस अमंग द सेम इंडिविजुअल। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेम इंडिविजुअल, इट मीन्स कि इंडिविजुअल के खुद में ही डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कि मैं साइंस में अच्छी हूँ पर मैं मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं हो सकता है कि मैं डांस में अच्छी हूँ पर आर्ट में अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि डिफरेंसेस अमंग द सेम इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज नो इक्वल डेवलपमेंट। अब देखो, हर एक की इक्वल डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि हर एक की सेम इंडोमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट रिएक्शंस। अब डिफरेंट रिएक्शंस का क्या मतलब है, रिएक्शंस वर्ड जो यहां पर है दैट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या होता है, सपोज करो कि हमने साइंस की बुक में पढ़ा है रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो कि कोई एक हॉट कॉफी है, हमें नहीं पता कि वो हॉट कॉफी है, और वो टच करने से एकदम से हम हाथ हटाते हैं, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंट रिएक्शन से क्या मतलब है कि कोई सिचुएशन है सपोज, ठीक है, कोई सिचुएशन दे दी है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इसलिए उनको बोला डिफरेंट रिएक्शन, और इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं। ये हिंस डायलेमा में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट में थ्योरी है। नेक्स्ट इज मेजरेबल एस्पेक्ट। हमने स्किनर की डेफिनेशन में पीछे पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो अगर हम टोटल पर्सनैलिटी को जज करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी उसका एक मेजरेबल एस्पेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंस से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, होलसम पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज स्टिल, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। स्टिल, मॉडरेट और एक्सट्रीम में हम क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या है, स्टिल, मॉडरेट और एक्सट्रीम का। स्टिल, मॉडरेट और एक्सट्रीम मतलब कि हो सकता है इसका मतलब इससे ले लो कि जैसे सपोज एक क्लास है, ठीक है, तो उसमें गिफ्टेड भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, स्लो लर्नर भी होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में आ गया कि स्टिल, मॉडरेट और एक्सट्रीम। कोई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होगा, कोई मॉडरेटली इंटेलिजेंट होगा, कोई स्टिल होगा। इट मीन्स स्लो लर्नर, स्टिल मतलब स्लो लर्नर, मॉडरेटली मतलब एवरेज लर्नर, और एक्सट्रीम मतलब गिफ्टेड और क्रिएटिव वन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था और मैं दोबारा बता रही हूँ। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, अब हेरिडिटी और एनवायरमेंट का भी इंडिविजुअल डिफरेंस पे ये एक मेन करेक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस का, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, और ये कॉज भी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी ये पॉइंट इंक्लूड होगा। और एक्चुअली इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी मैंने आपको क्या बताया था, हेरिडिटी क्या होता है, जो जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, और वी कैन से ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये होता है हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट का इसमें आएगा कि अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा पॉजिटिवली ग्रो करेगा और पॉजिटिव एक्शन शो करेगा, और उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट मतलब कि वो सोशल अच्छा होगा, कल्चरली अच्छा होगा, उसमें मॉरल वैल्यूज होंगी, उसमें हो सकता है इंटेलिजेंट हो वो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और एनवायरनमेंट का हमें पता चल गया। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। अब ये 10 पॉइंट्स हो गए। अब इसके आगे 11 to 20 पॉइंट्स मैं आपको अपने से बता रही हूँ कि हम और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन भी हर एक की अलग अलग होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऐड कर सकते हैं। इमेजिनेशन पावर, हर एक की अपनी अपनी इमेजिनेशन हो सकती है। ठीक है, और इसको हम क्रिएटिविटी से भी जोड़ सकते हैं कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि वो स्ट्रांगली जो है वो अडेप्ट कर लेता है चीजें जल्दी, और ग्रास्प कर लेता है चीजें जो उसको पढ़ाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में क्या होगा कि हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू देयर IQ लेवल, ठीक है। नेक्स्ट इज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। हर एक का अपना अपना अटेंशन स्पैन होता है, कंसंट्रेशन स्पैन होता है, तो ये भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियस नेचर किसकी होती है? गिफ्टेड और क्रिएटिव की, ठीक है। तो क्यूरियस नेचर गिफ्टेड और क्रिएटिव की इसमें हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि क्यूरियोसिटी, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को कोई चीज जानने में क्यूरियस होता है, वो इंटरेस्ट लेता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वो क्यूरियस होगा चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसरी डेवलपमेंट और रिफ्लेक्स। अब किसी की मोटर स्किल्स जो है वो मोटर रिफ्लेक्स और सेंसरी डेवलपमेंट को हम मोटर स्किल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोटर स्किल्स भी सबकी अपनी अपनी तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। यस, नेशनल डिफरेंसेस भी अपने अपने हो सकते हैं, क्योंकि मतलब अपने इन द सेंस कि नेशनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे इंडिया है तो इंडिया में क्या है, पीस लविंग पीपल प्रेजेंट होंगे, और अमेरिका है उसमें ज्यादा फ्रेंडली लोग होंगे, तो नेशन वाइज भी डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स। हर एक की अपनी अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, हो सकता है, और ये एनवायरनमेंट के थ्रू भी एक्वायर्ड करेक्टर में हमने ये पढ़ा था अचीवमेंट। नेक्स्ट है हमारा 6 डिफरेंसेस। तो 6 डिफरेंसेस में आ जाएगा जैसे मेल और फीमेल, ठीक है। और 6 डिफरेंसेस में आ जाएगा जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे फीमेल है उनकी हो सकता है मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छी हो, और जो मेल हैं उनकी टेक्निकल चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट है इमोशनल डिफरेंसेस। तो रेथस ने बोला था इमोशन कलर आवर लाइफ्स, और हमने इमोशंस पढ़े थे लव, एंगर, प्राइड, बोर्डम और शेम, है ना। तो ये सारी चीज़ें इमोशंस होती हैं। और इमोशनल डिफरेंसेस भी होते हैं कि कोई ज़्यादा हो सकता है कि कोई इमोशनल डिफरेंसेस, और एक और इसमें आ सकता है टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। टेम्परामेंटल हमने नहीं पढ़ा ना, हाँ, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस भी आ सकता है कि टेम्परामेंटल, पहले हम इमोशन पढ़ेंगे कि इमोशनल डिफरेंसेस, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है। और टेम्परामेंटल में क्या आ जाएगा कि किसी को ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस है, किसी को ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाएगा, कोई शांति से काम लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमने पढ़े करेक्टरिस्टिक्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट टू, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब हम कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक बार इसके पॉइंट्स हम देख लेंगे। पॉइंट्स इसलिए देखेंगे क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम नज़र डाल लेंगे कॉजेज और फैक्टर्स पे। तो कॉज क्या है, किस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं? हेरिडिटी की वजह से, रेस एंड नेशनैलिटी, सेक्स डिफरेंसेस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज स्पोकन एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि आपका कौन सा मीडियम है लैंग्वेज का, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या कहीं और से पढ़े हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रूरल एंड अर्बन होम, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि कई बार जो गांव होता है उसमें रूरल एरियाज जो होते हैं उनमें अच्छी एजुकेशन नहीं होती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है, मेच्योरिटी, एज एंड इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये एक कॉजेज हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे और ये भी मैंने आपको समझा दिए हैं सारे, जैसे हेरिडिटी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, कास्ट, रेस एंड नेशन, इंटेलिजेंस, फिजिकल डिफरेंसेस, सेक्स डिफरेंसेस, इकोनॉमिक स्टेटस, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस और एज। तो ये कॉजेज और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है।
पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. नाउ the first one is aim and objectives of the curriculum should be based on individual differences so that everyone's need can be met. It means कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, ठीक है, करिकुलम डिजाइन करना चाहिए. करिकुलम का एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इसमें क्या है, करिकुलम में क्या इंक्लूड करना है, इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशंस इंक्लूड करो, वर्कशॉप्स इंक्लूड करो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एक्सटेम्पोर्ट स्पीचेस, रीडिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज टीचर कैन यूज डिफरेंट मेथड एंड स्ट्रैटेजीज एंड टीचिंग एड टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इट मीन्स कि हर एक टीचर को एक वे से नहीं पढ़ाना चाहिए. इवन हर एक चैप्टर भी हर उसी सेम वे से नहीं पढ़ाना चाहिए, उससे बोरिंग हो जाता है बच्चों को. टीचर को हमेशा टीचिंग एड का यूज करके और डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी का यूज करके ही पढ़ाना चाहिए. ठीक है. और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट लें और रिटेन कर पाए ज्यादा से ज्यादा. ठीक है. और टीचिंग एड का भी यूज करना चाहिए, जैसे चार्ट्स का यूज कर लो, मॉडल्स का यूज कर लो एक्सेट्रा. ठीक है. तो इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो आप साइंस पढ़ रहे हो. ठीक है. तो साइंस में क्या है, आप अगर एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. लर्निंग बाय डूइंग. एंड अगर और प्रैक्टिकल वर्क करोगे, प्रैक्टिकल वर्क से तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क करो उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. और अगर आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हो तो आप ब्लैक बोर्ड मेथड का यूज करोगे, है ना. तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें. तो नेक्स्ट द थर्ड वन इज टीचिंग शुड बी एज पर द मेंटल एज एंड इंटरेस्ट. अब टीचिंग जो है वो मेंटल एज और इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट पे डिपेंड करता है. इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल लेवल एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उसके हिसाब से ही टीचिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज में आएगा, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज अगर जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा उससे उसको पता चलेगा कि वो किस चीज में बेस्ट है. और टीचर का तो काम ही ये होता है कि बच्चे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम, है ना. तो ये आ जाएगा को करिकुलर एक्टिविटीज में. तो इससे क्या होगा कि टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज, और अगर वो स्टेट या नेशनल लेवल पे खेलेगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली अराइज होंगी. ठीक है. और वो अपना देख सकता है कि वो किस चीज में बेस्ट है और वो आगे क्या चीज चूज करना चाहेगा, क्या चीज कर सकता है वो, और उसका पैशन क्या है वो भी करने में हेल्प करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज फिफ्थ इज टीचर शुड ऑल्सो लर्न विच मेथड एंड स्ट्रैटेजी इज बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर डिफरेंट लर्नर. अब इसमें डिफरेंट लर्नर क्यों बोला है, क्योंकि एक क्लास में गिफ्टेड चाइल्ड होता है, क्रिएटिव चाइल्ड होता है और स्लो लर्नर होता है. ठीक है. तो हर एक लर्नर के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही है, तो हर एक लर्नर के लिए डिफरेंट मेथड और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करना चाहिए. और टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को किस मेथड से समझ आ रहा है. और यही एजुकेशन साइकोलॉजी भी है कि टीचर को बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि उसका स्टूडेंट जो है उसको किस मेथड से समझ आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो स्टूडेंट को हमेशा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ भी बताओ और गाइड करो, काउंसलिंग प्रोवाइड करो. ठीक है. गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है, गाइडेंस जो है वो मतलब जैसे पेरेंट्स दे सकते हैं या कोई रिलेटिव होता है वो दे सकता है, बट काउंसलिंग जो है वो प्रोफेशनल काउंसलर ही दे सकता है और टीचर भी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, और आप इसमें करियर रिलेटेड भी दे सकते हो कि आप कौन सा करियर चूज करो. ठीक है. आपका पैशन ये है, आपकी स्किल्स बेस्ट ये हैं, तो आप ये चूज करो, है ना. तो आप उसको उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हो, वीकनेसेस भी बता सकते हो, जिससे बच्चे को खुद के बारे में भी पता चलेगा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी पता चलेगा और वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा.
नेक्स्ट इज टीचर इज अ मोटिवेटर और फैसिलिटेटर। अब टीचर को हमेशा ही मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, है ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देनी चाहिए। हम किसी को वैसे नहीं बोल सकते कि ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, मतलब डांट के नहीं बोलना है, कि बोलना इस तरीके से है कि उसको समझ भी आ जाए और आप अपनी बात भी रख दो, ठीक है। तो फैसिलिटेटर भी होना चाहिए और मोटिवेटर। फैसिलिटेटर मतलब कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज, आप ये करो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज, आप इसमें जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज लर्निंग शुड बी प्लान एंड एनहांस्ड बाय द टीचर। इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी करवानी चाहिए, वो भी प्लान करके करवानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी देना जरूरी है। अब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे स्कूल बिल्डिंग भी इंक्लूड हो सकती है, ठीक है, कि आपके डेस्क कैसे हैं बैठने के, टीचर टीचिंग एड के थ्रू पढ़ा रहा है या नहीं, टीचर का कंटेंट कैसा है, क्वालिटेटिव है या नहीं, ठीक है, और टीचर कौन से मेथड और स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है, और ज्यादा होमवर्क तो नहीं दे रहा है, बर्डन तो नहीं पड़ रहा है बच्चे पे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज टीचर शुड गिव असाइनमेंट्स और वी कैन से होमवर्क टू स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। अब इसमें ही आप ये इंक्लूड कर सकते हो, पहले इसका मतलब समझ लो। टीचर शुड गिव असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट्स और होमवर्क जो है वो स्टूडेंट का मतलब मेंटल लेवल देख कर देना चाहिए। जैसे कि सपोज गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड है, उसको आप एक चैप्टर दे दो पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेगा। पर अब स्लो लर्नर को पूरा चैप्टर नहीं दे सकते। स्लो लर्नर स्टूडेंट्स को आप हो सकता है कि 4 क्वेश्चंस दे दो, ठीक है, 5 क्वेश्चंस दे दो कि आप ये करके लाओ। तो वो धीरे धीरे वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को किस तरह से चलाएगा। नेक्स्ट इज एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग इसमें बेस्ट ग्रुपिंग जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग है, और एबिलिटी ग्रुपिंग में 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस grouping and heterogeneous grouping। इसमें क्या है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मतलब कि सेम ग्रुपिंग और डिफरेंट ग्रुपिंग। अब सेम ग्रुपिंग में क्या होगा, सेम ग्रुपिंग में क्या होगा कि बच्चे जो है वो सेम क्वालिटीज के बच्चे अगर हम एक क्लास में रख दो, और तो उससे इतना फायदा नहीं होगा। जैसे कि सपोज हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग है, एक क्लास है, उसमें आपने उसमें डिफरेंट तरह के बच्चे हैं और डिफरेंट क्वालिटीज है उनमें प्रेजेंट। तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो बेस्ट कौन सी हुई, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसलिए हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग बेस्ट है रादर देन होमोजीनियस ग्रुपिंग, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुपिंग मतलब कि सेम क्वालिटीज के बच्चे, हो सकता है कि एक ऐसा सेक्शन बना दिया जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे डाल दिए, और एक ऐसा सेक्शन बना दिया जिसमें सिर्फ स्लो लर्नर्स डाल दिए, ठीक है। तो वो ग्रुपिंग बेस्ट नहीं होगी, हमें हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी पड़ेगी उसी से, ठीक है। यही जो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग है यही बेस्ट ग्रुपिंग होती है। तो एबिलिटी ग्रुपिंग में ये था। नेक्स्ट लास्ट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट विल बी डन एज पर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये रहे आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब हम लास्ट में इसको ख़त्म तो करेंगे ही, अब लास्ट में हम रोल ऑफ टीचर भी एक बार हम पढ़ लेंगे। छोटा सा इसमें टॉपिक है, वैसे तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से क्लियर हो गया है, तो उसके पॉइंट्स ही मैं बताऊंगी और उसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब टीचर क्या कैसे रोल प्ले करता है और उसे क्या करना चाहिए
to minimize individual differences. First one is flexibility. तो flexibility में आ जाएगा like the school program administration, school administration and management should be flexible enough to allow for the adjustment of the individual differences, right? Next is selective courses. Selective courses means courses should be selective as per the need of the to meet the need of the individual differences. And next is remedial instruction. तो remedial instruction में आ जाएगा like जिसको भी remedial instruction चाहिए, मतलब जिसको भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए स्कूल, मतलब लाइक जिससे पहले होता है ना कि स्कूल की टाइमिंग होती है 8 बजे, पर कई बार 7 से 8 बुला लेते हैं टीचर्स, तो दैट इज रेमेडियल इंस्ट्रक्शन. तो जिसको भी चाहिए रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल क्लासेस, तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो दें, ठीक है. और टीचर खुद भी बोल सकता है कि आज इतने से इतने क्लास है, और या फिर सपोज करो स्कूल 4 बजे खत्म होता है तो 4 से 5 एक्स्ट्रा क्लास है, तो दैट इज रेमेडियल इंस्ट्रक्शन. और फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स, ओके. एंड नेक्स्ट इज काउंसलिंग. तो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर को, क्योंकि टीचर इज अ बेस्ट काउंसलर, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को जानता है, उसकी साइकोलॉजी को जानता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. टीचर को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करें एंड स्किल्स एक्वायर करें, ठीक है, टू इनहांस. क्योंकि टीचर इसमें क्या एक्ट कर रहा है, एज अ मोटिवेटर और एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है. और टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, और टीचर्स को स्टूडेंट को उसके मतलब वो पैशन भी बताना चाहिए कि हाँ तुम इसमें नहीं, इसमें अच्छे हो ज़्यादा, तुम इसमें नहीं, ये ज़्यादा अच्छा करते हो, है ना. तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट को इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो बड़े भी हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है. तो टीचर इसमें हेल्प कर सकता है उनकी. एंड मेथड ऑफ टीचिंग. अब किस मेथड से पढ़ाना है, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड से समझाएगा कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ज़्यादा देर तक वो रिटेन कर सके, ठीक है. नेक्स्ट इज करिकुलम. तो करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू मीट द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटीज. तो टीचर को हमेशा फैसिलिटेट करना चाहिए स्टूडेंट को टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन दैम, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और अपना टैलेंट शो करें, ठीक है. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन. अब टीचर का क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए. नेक्स्ट इज लिमिटेड साइज ऑफ द क्लासरूम. अब लिमिटेड साइज क्यों है, अब एक रेशो हम पढ़ेंगे, दैट इज 1:30. अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें एक टीचर होना चाहिए. ऐसा क्यों, लिमिटेड साइज ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम का लिमिटेड साइज ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो अच्छे से टीचर असेस नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स को, और अच्छे से इवेलुएट नहीं कर पाएगा, और इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाएगा. तो दैट इज वाई लिमिटेड साइज ऑफ द क्लासरूम इज नीडेड. नेक्स्ट इज होम असाइनमेंट्स. इसमें क्या है कि होम असाइनमेंट्स जो है टीचर जो देता है स्टूडेंट्स को, वो अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल एंड मतलब एज, इंटरेस्ट एंड मेंटल लेवल को देखकर ही देनी चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप 6th क्लास के बच्चे को 7th क्लास का दे दोगे, ये तो नहीं होगा. पर ऐसा भी नहीं है कि आप कोई सपोज करो गिफ्टेड है, क्रिएटिव है और स्लो लर्नर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप स्लो लर्नर को 3 क्वेश्चंस दे दो, और गिफ्टेड चाइल्ड और क्रिएटिव चाइल्ड है उसको आप 6 और 7 क्वेश्चंस दे दो, ठीक है. तो इस वजह से ये एक डिफरेंस है टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल अटेंशन. यस, अब लिमिटेड साइज ऑफ क्लासरूम में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल अटेंशन, कि स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन अगर देने की नीड पड़े तो टीचर को देनी चाहिए, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स. टीचर को अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहिए विद स्टूडेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस. वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशन तो हमें समझ आ गया, बट वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है, मतलब करियर चूज करने से रिलेटेड.
ठीक है, उसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर को कि आप ये वाला करियर चूज करो, आपकी स्पेशलिटी ये है, आपकी स्ट्रेंथ ये है, और आपकी वीकनेसेस भी बताओ, है ना। तो टीचर को गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। एंड इसमें ये पॉइंट आ गया कि मोटिवेटर और फैसिलिटेटर। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजी। टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजी में क्या है कि हर एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को किस मेथड से समझ आ रहा है, किस स्ट्रैटेजी से समझ आ रहा है। ठीक है, हो सकता है वो लेक्चर मेथड हो सकता है वो लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है वो कोई और मेथड हो या ब्लैक बोर्ड मेथड हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो टीचर को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स का कि कौन से मेथड से समझ आ रहा है, और टीचर को डिफरेंट मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे कि बच्चे की कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए विद टीचिंग एड भी यूज करने चाहिए, जैसे कि चार्ट मॉडल मैंने आपको बताया था। लास्ट है, ये हमने मोटिवेटर और फैसिलिटेटर काफी पॉइंट्स में पढ़ लिया तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इज लास्ट, सबसे लास्ट है ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब टीचर को ट्राई करना चाहिए कि करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करे, जिससे स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम मिले, और इससे क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like it, so like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.